अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज हम उस जन्नत निशां कश्मीर का रुख करेंगे जिसका दूर से नज़ारा करने वाले दो तरह का इस खित्ते के बारे में तसव्वुर रखते हैं। एक, ये खित्ता ज़मीन पर कुदरत का हुस्न लिए हुए जन्नत नुमा है। दूसरा वो तसव्वुर है कि जहाँ अफरा तफरी है, एहतजाज है, फायरिंग है, हमले हैं, आए रोज़ हलाकतें हैं और हड़ताल यहाँ रहती है। दिल्ली हो या फिर हिंदुस्तान की दीगर रियासतें, यहाँ सियासी कायदीन और हुकूमतें जब भी कश्मीर की अदम इस्तेहकामी की बात करते हैं तो ये रिवायती बयान बाजियों से हटकर यकीनन कुछ और नज़र नहीं आता। कोई ये नहीं कहेगा कि कश्मीर में अमन कायम न हो, जम्मू कश्मीर रियासत तरक्की न करे, बल्कि सभी जनाब वाजपेयी से लेकर आज तक यही कहेंगे कि इस खित्ते की तरक्की होनी चाहिए, जिसके लिए कश्मीरियों को एतमाद में लिया जाए, बातचीत की जाए वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो क्या वजूहात हैं जिसके नतीजे में कश्मीर की बर्फपोश और नदी नालों चश्मों से लबरेज खूबसूरत सरजमीन के नीचे किस तरह की दहकती आग है जिसने तकसीम हिंद के बाद से अब तक हज़ारों जानें ले ली हैं। कश्मीर के हालात और इसकी दर्द भरी दास्तां के लिए यकीनन एक तवील वक्त की ज़रूरत है। जहाँ तक हम आज की बात करें तो वो यही है कि कश्मीर में अगरचे रियासती सियासत हो या मरकज़ी हुकूमत, हर कोई यहाँ अमन की बात ज़रूर करते हैं और इनका कहना यह है कि कश्मीर के हालात की खराबी का पड़ोसी मुल्क जिम्मेदार है और मुट्ठी भर अफराद कश्मीर के माहौल को ख़राब किए हुए हैं। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ बडगाम और श्रीनगर में हुआ वो क्या था? लोगों ने अपने वोट के इस्तेमाल के बजाय अपना कुछ और ही रुख दिखाया, हलाकतें हुई। इन्हें एतमाद में लेने की बातें की जाती है, लेकिन इस एतमाद की के खदो खाल क्या हैं ये कोई नहीं बताता। इस तमाम कशमकश के दरमियान अगर कोई पिस रहे हैं तो वो कश्मीरी अवाम है। कश्मीरियों की जानें जा रही हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हुर्रियत पसंद या फिर मक्कार और मफाद परस्त सियासत? इस वक्त हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सियासी मुबस्सिर सीनियर सहाफ़ी सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजाद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, सजाद साहब के अलावा PDP लीडर निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जुनैद अजीम भट्टू और अवामी इत्तेहाद के सरबराह इंजीनियर रशीद कश्मीर से फ़ोन लाइन के जरिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, कश्मीर से मुताल्लिक़ चंद एक तफसीलात पर नज़र डालते हैं। वादी कश्मीर में सूरत हाल संगीन बताई जाती है। अपोजिशन कायद उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से इस्तीफे का तक मुतालबा कर दिया। वहीं हल्क़ा पार्लिमान अनंतनाग के इंतखाबी उम्मीदवार तसद्दुक़ मुफ्ती ने 12 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज़ हल्क़ा पार्लिमान श्रीनगर के ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर तशद्दुद में हलाकतों की तादाद 8 हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। हुर्रियत ग्रुपों ने पीर और मंगल के लिए 2 रोज़ा हड़ताल की कॉल भी दी। वहीं हल्क़ा पार्लिमान अनंतनाग के ज़िमनी इंतखाबात के PDP उम्मीदवार तसद्दुक़ मुफ्ती ने इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान अपोजिशन लीडर उमर अब्दुल्ला ने नाकामी को कबूल करते हुए महबूबा मुफ्ती से कहा कि उन्हें चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दें। ख्याल रहे, अनंतनाग में 12 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख तय की गई। खबर है कि खुद PDP ने इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करते हुए इंतखाबात मुलतवी करने की अपील की। इस तरह PDP और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर मजीद दबाव बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि PDP पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में यकसन नाकाम हुई है। आज वादी भर में हड़ताल और सख्त इम्तनात के नतीजे में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल यहाँ बनी रही, जबकि कोलगाम के बशमोल वादी के बाज़ हिस्सों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की भी इतलात मौसूल हुई। शोपियाँ में इंतखाबी मरकज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्कूल की इमारत को नजर आतिश कर दिया गया। बडगाम में गुज़िश्ता रोज़ जहाँ बाग अफराद के जुलूस जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हुक्काम ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद वसअत दी है। बडगाम और जनूबी कश्मीर के कई एक हिस्सों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की भी इतलात मौसूल हुई। श्रीनगर के लिए रेल खदमात को मुअत्तल कर दिया गया। वहीं तालीमी इदारे फिर एक मरतबा कश्मीर में बंद हो गए। कश्मीर में शहरी हलाकतों के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल रही। वस्ती अजला में पाबंदियां नाफिज रहीं। इंटरनेट और रेल खदमात एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दी गई। वस्ती कश्मीर के 2 अजला बडगाम और गंदरबल में पीर के रोज़ दफ़ा 144 का निफाज रहा। इससे 4 से ज़ायद लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई। जहाँ इतवार को श्रीनगर की पार्लिमानी नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग के दौरान
हुर्रियत के हामी एहतजाजी मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों में 8 अफराद जाबाग जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक अगरचे वादी के किसी इलाके में आज कर्फ्यू नहीं था, ताहम बडगाम और गांदरबल अजला में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज किया गया था। वादी में जहां तमाम मवासिलाती कंपनियों बशमूल BSNL की मोबाइल व ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब मअतल रही, वहीं पीर की सुबह करीब 9:30 बजे वादी में बेशतर मीडिया इदारों को इंटरनेट खदमात में भी फराहमी में इन्हें दुश्वारियां हायल रहीं। वहीं जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में नामालूम अफराद ने स्कूल की इमारत को नजरे आतिश कर दिया। और आपको बता दें कि हल्का पार्लिमान अनंतनाग के ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ सूरत हाल का अब जायजा लेते हैं। मरहूम मुफ्ती सईद के फर्जंद व वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक़ मुफ्ती ने हल्का पार्लिमान अनंतनाग के ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की इलेक्शन कमीशन से अपील की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात को मुलतवी कर दे। तसद्दुक़ मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज़ हुई हलाकतों पर अपने अफसोस का भी इजहार किया। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोस होता है और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें, मुलतवी करें जब तक हालात साजगार हों। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। The state government did give a proper assessment. It was also written communication to the election commission, and they were made cognizant of the situation here, and they were not in favor of the elections happening now. और अपोजिशन लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के इस्तीफ़े का उन्होंने मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में तसद्दुक़ मुफ्ती की जानिब से हल्का पार्लिमान अनंतनाग के ज़िमनी इंतखाबात की मुलतवी के मुतालबे पर अपना रद्दअमल दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि ख़ुद तसद्दुक़ मुफ्ती का बयान अपनी बहन और मुफ्ती हुकूमत की मुजरिमाना नाकामी को पेश करता है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हलाकतों पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए पार्टी के सीनियर कायदीन ने अपना मजम्मती बयान जारी किया और इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबात के दिन नौजवानों की हलाकत हुकूमत की मनसूबा बंद साजिश थी। और हल्का पार्लिमान अनंतनाग की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन था, ताहम कांग्रेस की जानिब से आज इंतखाबी रैलियां मनसूख की गईं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने वस्ती कश्मीर के 2 अजला बडगाम और गांदरबल में पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में होने वाली 8 शहरी हलाकतों पर गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने इंतखाबी मुहिम को मनसूख किया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की। गुलाम अहमद मीर जो कि अनंतनाग की पार्लिमानी नशिस्त के लिए 12 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। GA मीर ने PDP और BJP सरकार को जुमला हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही हुकूमत से यह मुतालबा किया था कि इंतखाबात के लिए पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए, बदतर हालात को बेहतर बनाया जाए, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। GA मीर ने 12 अप्रैल के इंतखाबात को मुलतवी करने के मुतालबे को भी नामुनासिब करार दिया। तशद्दुद मुफ्ती तो कोई अकेला फैसला करने वाला नहीं हो सकता है ना। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्या व्यू है, इलेक्शन कमिश्नर का क्या व्यू है, और जब हम कह रहे हैं हमने पहले इस चीज़ का अलर्ट दिया था, अब आखिरी मरहले पर पहुंचने पर चुनाव डेफर करना मुनासिब नहीं है। अब जिस तरह भी जैसे भी जो लोग कैंपेन कर चुके हैं, जो वोटर अपना माइंड बना चुका है, उसको अपना वोट एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, इस चीज़ का हमने चुनाव शुरू होने से पहले गवर्नमेंट को कहा था। इलेक्शन कमिश्नर ने जब मीटिंग्स बुलाई ऑल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हमने उस वक्त भी कहा था कि ज़मीनी सतह पर लोग चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मतलब तैयार नहीं है। हालात ख़राब है, ज़ख्मी है, मजलूम है, सेफ्टी एक्टों में बंद है, जेलों में बंद है, FIRs में बंद है, पकड़ दकड़ है। तो ऐसे में इस चुनाव को आप आगे कर सकते हो जब हालात ज़मीनी सतह ठीक हो, और लोगों को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर कराना, वोटरों को पीसफुल एटमॉस्फेयर देना, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की मूवमेंट के लिए
रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट गवर्नमेंट और देन इलेक्शन कमिश्नर। उस चीज़ का हमने पिछले 1.5-2 महीने से लगातार उनको रिपीटेडली सारी मीटिंग्स में कहा, लिख के भी भेजा, और गवर्नमेंट और इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। अब जो कल पहला फेज हुआ, जिस तरह का तशद्दुद उसमें सरकार ने करवाया, और वो तो काबिल मजम्मत है, हमने किया भी, और जो जाने गई वो हम वापस नहीं ला सकते हैं। और हमारा ज़ाती तौर पर उसमें इतना ही बना है कि मेरा जो आज लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग जो शेड्यूल था पब्लिक फंक्शन से, हमने वो डेफर की उनके एजाज़ में। तो मगर ऐसे में अब एक फेज हो चुका है, उसका रिजल्ट आना है। और चंद दिनों बाद फिर एक बार बड़ी तादाद में हलाकतों ने कश्मीरियों को फिर एक बार मगमूम और मुश्तइल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ जाँ बाक होने वाले नौजवान उमर फारूक की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ फोर्सेस की फायरिंग में वो जाँ बाक हो गए थे। तो नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर की हालत तो वही होती है जो चंद दिनों बेहतर रहती है, फिर उसके बाद देखने में यही आता है कि हलाकतें होती हैं, तशद्दुद होता है, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सियासत गरमा जाती है, और फिर चंद दिनों बाद कुछ ऐसे बयानात आते हैं, फिर जूं के तूं वो रह जाते, और फिर हालात फिर कशीदगी की तरफ बढ़ते हैं और हलाकतों का मामला सामने आता है। इसी तरह का मामला गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ। आज हम कश्मीर की मिन जुमला सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि दर हकीकत कश्मीरियों का जो मसला है वो है क्या और हालात किस तरफ जा रहे हैं। सर साहब, क्या कहेंगे आप, जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ वाक़यात पेश आए, आप क्या समझते हैं कौन इसका ज़िम्मेदार है? दरअसल जिस तरह से 8 जाने गई हैं, 100-150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और हालात फिर एक मरतबा ख़राब हुए हैं। यकीनन बाखर साहब, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि कश्मीर एक बार फिर जो है आतिशफ़शां बना हुआ है, एक बार फिर लोगों में आग दहक रही है। और देखिए, जब कश्मीरी सड़कों पे आते हैं, जब पत्थर लेके आते हैं सड़कों पे, जब वो अपना एहतजाज दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, जब वो अपने गम और गुस्से को जो का मुज़ाहरा करने के लिए सड़कों पे निकलते हैं, तो हुकूमतें उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश नहीं करती हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि हम देख रहे हैं 1 साल से कि जलती पे तेल का काम किया जाता है। आप देखिए, पैलेट गनों के वाक़ये को कितने दिन गुजरे। आप देखिए, 6 महीने तक वादी मफलूज थी। 6 महीने से ज़्यादा दिनों तक पूरी वादी को जो है मफलूज करके रख दिया गया था। हम कैसे फरामोश करते हैं कि 100 से ज़ायद आम लोगों की जानें गई थी, मासूम लोगों की जानें गई थी पैलेट गनों के हमलों में। और फिर आज हम देख रहे हैं कि ज़िमनी चुनाव था श्रीनगर और अनंतनाग में, MP पार्लिमानी सीट के लिए ज़िमनी चुनाव था, लेकिन हमने देखा कि इतवार को किस तरह के हालात श्रीनगर में देखे गए। 3 जिलों पर मुश्तमिल ये हल्का है, श्रीनगर के अलावा बडगाम और जी बिल्कुल। तो इस हल्के में लोगों का गम और गुस्सा हमने देखा कि कैसे उबल पड़ा था, कैसे पोलिंग बूथ। देखिए, 3000 में से तकरीबन कहा जाता है कि 200 पोलिंग बूथ्स को जो है कैप्चर कर लिया गया था और बाज़ाब्ता वहाँ पे तोड़फोड़ मचाई गई, गम और गुस्से का इजहार किया गया। तो ये गुस्सा लोगों में क्यों है, ये समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि मुट्ठी भर लोग पत्थर लेके आते हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो तब भी मरकज़ी सरकार ने कहा था कि 500 रुपये के नोट हमने बंद कर दिए, तो वहाँ पथराव बंद हो गया। बिल्कुल। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म हाल ही में कश्मीर में आए थे, एशिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुरंग का इफ्तिताह करने के लिए वो वहाँ गए थे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे जो सुरंग वाक़ है, तो उस सुरंग के इफ्तिताह के बाद भी उन्होंने जम्मू के अवाम से ख़िताब करते हुए कहा था कि एक जानिब वो लोग हैं जो पत्थर मारते हैं, दूसरी जानिब एक बड़ा तबका वो है जो इस सुरंग के ज़रिए कश्मीर को तरक्की की जो है जानिब बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ हर कोई अगर कश्मीरियों के दर्द को समझने की कोशिश ना करे, वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक,
वज़ीर दाखिला से लेके जो है एक आम एमएलए तक, कोई भी अगर कश्मीरियों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता है तो फिर लोग तो सड़कों पे निकलेंगे ही। लोग जब सड़कों पे निकलते हैं तो जी देखिए, एक दिन में 8 लोगों का जाँ बहक होना सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में, ये कोई मामूली बात नहीं है। 8 कश्मीरियों ने फिर अपनी जान का नजराना जो है पेश किया है। हम यही कहेंगे कि 8 कश्मीरियों की कीमती जानें एक बार फिर गई हैं। ये क्यों गई हैं, ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, पोलिंग का बायकाट क्यों किया जा रहा है? जब कश्मीरियों ने भरोसा किया था मुफ्ती सईद पे, पीडीपी पे, और उन्हें पूरी मैंडेट दी थी, पूरे जोश व खरोश के साथ 60 से 70% पोलिंग करके इंतखाब किया था इन्हें, तो इन्होंने बीजेपी के साथ जो है इत्तेहाद कर लिया। ठीक है, अपनी जगह मजबूरी थी, पूरा मैंडेट नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके आपने कश्मीरी आवाम के लिए क्या किया, ये भी अहम सवाल है। देखिए, एक जानिब तो कश्मीर का तनाज़ा है, कश्मीर का मसला है जिसका सियासी हल होना चाहिए, और आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये मसला मईशियत से नहीं जुड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब कश्मीरियों के मामलात भी तो हैं, उनकी बेरोज़गारी भी तो हैं, उनके हालात भी तो हैं, उनका इस्तेहकाम भी तो है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं इस वादी में। क्या सदा साहब, उसी को देखते हुए लोग 2014 में निकले थे और उन्होंने मतलब वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यकीनन 2014 में जिस तरीके से पब्लिक पूरे जोश के साथ आई थी, आज वही पब्लिक क्यों खिलाफ है? आज उन्हीं आवाम ने ज़िमनी चुनाव में श्रीनगर में इतना तशद्दुद क्यों किया, इतना गम गुस्से का इजहार क्यों किया, पोलिंग का बायकाट क्यों किया गया, सिर्फ 6% पोलिंग क्यों हुई? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 6 से 7% ही के दरमियान पोलिंग हुई है, महज 6 से 7% ही के दरमियान पोलिंग हुई है। और ख़ुद इलेक्शन कमीशन इस बात को मानता है कि गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान इतनी कम पोलिंग कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कश्मीरी अवाम क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हैं एक जमहूरी निज़ाम के लिए, इलेक्शन के लिए क्यों इतना गुस्सा है अवाम में। अवाम अपने हलके के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं चुनना चाहते, अपने हलके से एक उम्मीदवार को पार्लियामेंट में क्यों नहीं भेजना चाहते, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ जिस तरह का तशद्दुद बरपा हुआ है, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, लोगों में जिस तरह का गम गुस्सा था, और उस गम गुस्से को फायरिंग के ज़रिए दबाने की जिस तरह से कोशिश की गई है, और जिस तरीके से ताकत का मुजाहरा किया गया है, यकीनन ये बात जो है तशवीशनाक है, काबिल मज़म्मत है, और हुकूमतों को इस सिलसिले में जो है जवाब देना होगा। देखिए, आज इतना बड़ा, मैंने कहा कि एक दिन में 8 लोगों की, 8 मासूम बच्चों की जानें गई हैं, तो क्या रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार का ये फरीज़ा नहीं है कि वो इस सिलसिले में बयान, वजाहत बयान जारी करे? बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला ने अगर महबूबा मुफ्ती से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है, तो ये इस्तीफ़ा तो उन्हें उसी वक्त दे देना चाहिए था जब पैलेट गनों में। हमारे साथ निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, पीडीपी लीडर, फोन लाइन पर मौजूद है कश्मीर से। निज़ाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निज़ाम साहब, क्या कहेंगे आप? आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है। मेरा यकीनन वक्त बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की तंगी के तनाजुर में जो है इख्तिसारन ही बात करनी पड़ेगी। मैं जानना ये चाहूँगा, 2014 में जो सूरत हाल थी, जो लोग बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया था, आज क्या वो वजूहात हो गई हैं कि वो आज घर से बाहर जिस तरह से निकलना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो कुछ सूरत हाल हमने कल देखी और जो परसेंटेज हमारे सामने आया और जो कुछ हालात बने हैं, क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, कश्मीर में ऐसी कोई नई बात नहीं है, यहाँ ये सेटल्स रहे हैं जी। कभी कभी लोगों का की शमूलियत रही है जमहूरी प्रोसेस में, और कभी कभी इससे बेजार रहे हैं। ये 1947 से ही ऐसा रहा है, और इसका एक तारीखी पस मंजर है जी। उस पस मंजर में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और नई चीज जो इसमें आई है, जो मुश्किलें पैदा कर रही है, वो ये है कि ये एक समाजी मसला बन रहा है जी। स्टोन पेल्टिंग हो या अनरेस्ट या रिजेंटमेंट, कांस्टेंट रिजेंटमेंट, परपेचुअल रिजेंटमेंट, ये एक समाजी मसला बना रहा है, और वाजिब तक ही महदूद है। इससे मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। एक जनरेशन इसमें जूझ रही है, एक जनरेशन पूरी इससे, जो हमारा मुस्तकबिल था वो तबाह हो रहा है।
जी। इसलिए हम परेशान हैं और सूरत हाल भी परेशान कुन है। इसके लिए दो ही चीजें जरूरी हैं। एक ये है कि हमारी सतह पे जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, जिम्मेदार लोग, चाहे वो किसी भी तबके फिक्र से ताल्लुक रखते हों, वो मुज्तमे हो जाए कहीं एक फिक्र पे कि इसका हल क्या है या कॉमन ग्राउंड हमारा क्या होता है या कॉमन कंसर्न क्या है, चाहे वो सियासी मामला हो या समाजी मामला हो। इसी तरह जो नई दिल्ली है, थोड़ा नई दिल्ली को भी फरार दिल्ली से काम लेना पड़ेगा। निजाम साहब, मैं आपसे जानना यही चाहूंगा कि यकीनन 2 बरस तो तकरीबन हो गए हैं, 2 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास हुकूमत है। अब जो कुछ पीडीपी का जो कुछ एजेंडा था, जो कुछ इसने वादे किए थे, जो कुछ मंशूर में था, वो अब कर सकती है ना। फिर अब रोक कौन रहा है? क्यों नहीं बढ़ाया गया उसको आगे, क्यों नहीं बढ़ाया गया अब तक? देखिए, रोक रहा है जो सूरत हाल रोक रहा है। जैसे ही हुकूमत संभाली है भाई, सूरत हाल के हल के लिए ये सूरत, जैसे कि आपने कहा कि ये माजी की एक लंबी दास्तान है, तो ये तो सूरत हाल सामने थी, तो इसके हल निकालने का एक अहद किया गया था ना, इसके तहत ही उस पार्टी से हाथ मिलाया गया जिस पार्टी से के दिफा के लिए पीडीपी ने वोट मांगा था कश्मीर में। सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो दिक्कत पैदा हो गई वो बदकिस्मती से यही हो गई कि जिस मंशा से हमने अलायंस किया बीजेपी के साथ और जो दस्तावेज उनके साथ लिखत पढ़त में की, वो लोग समझ नहीं पाए। वो प्रोपेगेंडा इस हद तक हुआ कि नौजवान उस प्रोपेगेंडा में आ गए और उन्होंने समझा कि बीजेपी के साथ ताल्लुक ये है कि शायद दीन को भी खतरा है, सियासी मामलात को भी खतरा है, और हम शायद खरीदो फरोख्त में लगे हैं पीडीपी वाले। ये एक बदकिस्मती, एक प्रोपेगेंडा, इसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज ने ज्यादा रोल अदा किया। देखिए निजाम साहब, अगर अवाम में ये एतमाद बरकरार नहीं रहा था तो पीडीपी को मौका मिला था, मुफ्ती सईद साहब के इंतकाल के बाद भी मौका मिला था। अगर एतमाद नहीं था तो फिर आपको चाहिए था कि आप कुछ करते ताकि लोगों का एतमाद बहाल होता। देखिए, अलायंस बनाना लोगों के हक में है, अलायंस तोड़ना लोगों के हक में नहीं है, क्योंकि मैंडेट डिविजन था, रियासत टूट सकती थी। आप एक ही पहलू देख रहे हो, वादी में क्या हो रहा है, जम्मू में देखिए, लद्दाख में देखिए, एक रियासत है, इस रियासत को एकजुट रहना है। यहाँ हिंदू मुसलमानों को एक इतिहास के तौर इकट्ठे रहना है, तभी हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य बन सकता है। या अगर सियासी उलझने हैं, सियासी मसाइल हैं, और वो सियासी मसाइल भी जब हम मुज्तमे हुए एक राय पे, तभी वो सियासी मसाइल हल हो सकते हैं। हम अगर फिरकों में तकसीम हुए, रीजन्स में तकसीम हुए या खदशात के शिकार हुए, तो कौन हमें जमा करेगा, कौन हमें ओबलाइज करेगा? अब समझना होगा। लिहाजा लोग समझा। निजाम साहब, अब जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है, क्या आप नहीं देखते कि 6 महीने तो तकरीबन वहाँ पर अनरेस्ट रहा, जो कुछ हालात बने, इसके बाद अब जो इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे, खुद अपोजिशन ने ये कहा था कि वक्त मौजू नहीं है और लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत है, और फिर आज फिर पीडीपी कह रही है कि वो इंतखाबात को मुलतवी भी करना चाहती है जो अनंतनाग के। ये क्या मामला है? बोल रहे हैं, उन्होंने इस मामले में एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप अखबारात देखिए, पिछले 1 महीने से ही चल रहा है सारा किस्सा। हाँ, गवर्नमेंट ने दिल्ली को और इलेक्शन कमीशन को मशवरा किया था कि ना करें, हालात साजगार नहीं है। अपोजिशन ने नहीं कहा इस वक्त फजूल में की बातें वो कर रहे हैं। अपोजिशन वाले इंतखाबात के लिए तैयार थे और उन्हें मालूम था कि गड़बड़ करने का और मौका मिलेगा। यहाँ सिर्फ हुर्रियत वाले ही गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपोजिशन वाले भी इस हुकूमत को गिराने के दर पे हैं कि कल इलेक्शन हुआ, आज ही अगर इस हुकूमत को तोड़ पाएंगे तो शायद हमारी जीत होगी। अच्छा। वो समाज का नहीं देखते हैं, रियासत का नहीं देखते हैं, एक नौजवान नस्ल का नहीं देखते हैं जी। वो बिल्कुल हर एक चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं। निजाम साहब यहाँ पर चल यही रहा है, कर सकती है अमन में। निजाम साहब चल यही रहा है, हो सकता है अमन में, चल यही रहा है, कामयाब हो सकती है अमन में। निजाम साहब हर कोई यही कह रहा है, अमन की बात कर रहे हैं। निजाम साहब अमन की बात जरूर की। देखिए, मैं आपसे, मैं यकीनन वक्त की कमी की वजह से, मैं देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने नौजवानों को उकसाया, कहा कि ये कौम के लिए देखिए माजी में पीडीपी पर भी इल्जाम लगता था, माजी में वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर भी इल्जाम लगाया जाता था। यहाँ पर यही सूरत हाल बनी हुई है, आज यही हाल है कि दिल्ली की जानिब से इस्लामाबाद को मुल्जिम ठहराया जाता है, इस्लामाबाद दिल्ली को मुल्जिम बनाता है, लेकिन इसके अंदर जो सूरत हाल हो रही है वो अवाम की। ये इल्जाम था जी कि वो सेपरेटिस्ट के तई नरम है जी, ये नरम नहीं, ये तो उकसा रहा है, नहीं जी स्टूट बेल्टिंग करो,
जबकि स्टोन पेल्टिंग हम समझते हैं इसके मुल्ज़िमात जो है जी, वो हमारे समाज के लिए तबाहकुन है, ये सियासत के साथ इसका अच्छा, कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। निजाम साहब, ये जो कुछ है ये नया तो है नहीं, जो कुछ भी मामला है, जो कुछ भी शोरिश है, जो कुछ भी जिस तरह से इल्जामात की बात है, इल्जाम तराशियों की बात है, ये पुराना है। अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आज ये भी इल्जाम है मौजूदा सरकार पर, पीडीपी पर, कि इसके बयानात या फिर इसके जो इक़दामात हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नौजवान तबके को जरूर मुश्तइल कर रही है। तो ये इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जिस तरह से 5% की बात की गई, दीगर बातें की गई, नौजवान नस्ल तो आज तो एतमाद में लेने की जरूरत है, इसके लिए अमली इक़दामात की जरूरत है, उसमें कमी क्या पाई जा रही है? पहुंचने की जरूरत है। अमली इक़दामात मुमकिन हो सकते हैं जब अमन हो। इसके तो साथ क्या अमन निजाम साहब, क्या अमन ताकत के जरिए होगा? यहाँ का इमाम अगर गलत रवैया इख्तियार करेगा, कम्युनिटी लीडर गलत रवैया इख्तियार करेगा, हाँ, उस्ताद गलत रवैया इख्तियार करेगा, सियासी लीडर गलत रवैया इख्तियार करेगा, तो हम सब गुमराह होंगे, हमारी तबाही होगी। निजाम साहब, मैं आखिरी सवाल बुनियादी सवाल आपसे ये जानना ये करूंगा कि आज जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है, 6 महीने जो कुछ हुआ हमने देख लिया, और अब तक जो कुछ सूरत हाल बन रही है वो भी देख ली। अब कम से कम ज़िमनी इंतखाबात थे, ये पुरअमन हो जाते, ये भी नहीं हो पाए, हालात फिर इसी तरह बढ़ रहे हैं। तो क्या यूं ही चलते रहेंगे, या फिर जो कुछ पीडीपी ने सोचा था, जो कुछ इसका मंशूर है, इसके तहत क्या वाक़ईतन आज कम अज़ कम कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जाएगी जिसको लेकर कुछ लोगों को एतमाद में लिया जा सके, कम से कम जमीनी सूरत हाल दुरुस्त हो सके? पीडीपी जरूर लोगों तक जाने की कोशिश करेगी, नौजवानों को मनाने की कोशिश करेगी। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे मुश्तरका मामला है। बाप बेटे एक ही घर के, एक ही शानदार मुस्तकबिल के मुतमनी और एक ही रास्ता इख्तियार करेंगे। आज राय बन रही है कि हमें कम अज कम जो मुश्तरका मामलात हैं उन पे एक राय होना चाहिए। इसके लिए पहल होना शुरू हो गई है और मैं समझता हूँ पीडीपी इस पहल में हर वक्त मुमिद व मुआविन होगी, बल्कि पीडीपी अपना वाज़ेह किरदार अदा करेगी इस मामले में। और आइंदा दिनों में आप देख लेंगे इंशाअल्लाह इंतखाबात खत्म हो, वायलेंस रुक जाएगा, अमन का माहौल फिर शुरू होगा। निजाम साहब, क्या ये इंतखाबात जो है वो का रास्ता निकाला जाएगा? इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर होंगे? अभी जो इंतखाबात है, ज़िमनी इंतखाबात अनंतनाग की, ये तो इलेक्शन कमीशन आज रात देर तक ही फैसला कर सकता है, ये उनके डोमेन में है। हमने जो अपनी दरखास्त दी है कि अगर हालात के तनाजुर में देख लोगे तो एक मौका और है कि इंतखाबात की दंगल को डेफर किया जाए, ताकि अमन की बातें हों और रिकन्सिलिएशन की बातें हों, और एक खुशगवार माहौल में अगर कल को इंतखाब भी होता है तो उसमें जमहूरियत की भी सुरखरोई है, लोगों की का भी अमान होगा और तरक्की के रास्ते और मसालियत के रास्ते भी निकल आएंगे। फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेता है इलेक्शन करने का, तो हम लोगों से यही अपील करेंगे, जिसको वोट देने का हक है, इख्तियार है, दे दे, जिसको हक है ना देने का, जो समझता है मेरा हक है ना देने का, ना दे दे। लेकिन हम कहेंगे कि अमन बरकरार रखो और तशद्दुद के उनसुर को हर जंग में शामिल मत करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। साहब, निज़ाम साहब का ये कहना है कि जो कुछ सूरत हाल है वो तशद्दुद की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर सवाल मेरा भी उनसे यही था कि तशद्दुद की बात आप कर रहे हैं और इल्ज़ाम तराशियों का मामला ये एक माजी की एक मतलब लंबी दास्तान रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या अमन ताकत के ज़रिए या फिर तशद्दुद के ज़रिए इसको क़ायम किया जा सकता है? देखिए, यही बात तो पीडीपी समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि आज आपके पास इक़्तिदार है। माजी में आवाम ने आप पे भरोसा किया था, आपको मैंडेट दिया था, आपको जो है वादी में अक्सरियत फराहम की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है मुस्तरद करके, कांग्रेस को मुस्तरद करके पीडीपी का साथ दिया था वादी के लोगों ने, और यही कहा गया था कि पीडीपी वादी की ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर अंदाज में समझती है और वादी के लोगों के जज्बात की जो है पासदारी करती रही है। लेकिन पीडीपी ने इक़्तिदार में आने के बाद एक वक्त ऐसा मालूम होता है कि अपना रवैया बदल लिया। क्या साहब यहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी का दबाव पीडीपी पर बना हुआ है? क्या मतलब पीडीपी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर जिस तरह से हाथ तो मिला लिया, लेकिन उसके बाद वो कोई और दबाव के तहत है? देखिए, अगर पीडीपी फिल वाकई वादी के अवाम के तय जो है
हमदर्दी रखती है या वाकई में उनकी सच्ची जो है ये कहेंगे हम क्या उनकी हिमायती है, इनकी हिमायत करती है, तो पीडीपी को चाहिए था तभी, मैं तो अब की बात नहीं करूंगा, तब की बात करूंगा जब पैलेट गन चल रहे थे, तभी पीडीपी को बीजेपी का हाथ छोड़ देना चाहिए था। देखिए वादी के लोग गो में ये बात पाई जाती है कि बीजेपी के इक़्तिदार में इश्तराक के बायस कश्मीर के हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसे वो तवक्को कर रहे थे। उनका भरोसा नहीं है बीजेपी पे। अब पीडीपी या तो उन्हें भरोसा दिलाए, अमली इक़दामात के ज़रिए भरोसा दिलाए, या फिर जो है हाथ छोड़ दे। फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से आवाम पे आएगा कि वो क्या फैसला करती है। जब पीडीपी जो है इक़्तिदार में भी फायद रहना चाहती है और लोगों के एतमाद को भी बहाल नहीं करना चाहती है, तो फिर ये तो जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये यहीं से शुरू होते हैं। शुकुक व शुबात यहीं से शुरू होते हैं। लोगों को शक क्यों हो रहा है आज लोग इंतखाबात क्यों नहीं चाहते हैं, आज लोग फिर से जो है सड़कों पे क्यों निकले हैं, आज लोगों में इतना गम व गुस्सा क्यों है। देखिए आज ही की बात नहीं है, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जब भी किसी वाक़ये से, चाहे वो एनकाउंटर का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे मुजाहरों के दौरान नौजवानों की जान बहक होने का मामला हो, तो लोग इतनी बड़ी तादाद में जनाजों के साथ क्यों आते हैं। जी, ये सोचने वाली बात, बिल्कुल यही सोचने वाली बात है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर रशीद साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद साहब, आज हम फिर एक मरतबा बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। हमने आज का उन्वान दिया है कश्मीर में सियासत, जमहूरियत और इंसानियत। क्या कहेंगे आप, जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल हुई, यकीनन इस मरतबा आपने इंतखाबात का बाइकाट भी नहीं किया, लेकिन फिर इंतखाबात में हिस्सा लिया भी नहीं। मैं यहाँ पर यह जानना चाहूँगा, जो कुछ अभी हमने निज़ामुद्दीन भट्ट साहब से, पीडीपी के जो लीडर हैं, उनसे भी बात की और हमने उनसे सवाल किया कि 2014 में लोगों का एक बड़ा मतलब लोग बढ़ चढ़ कर निकल आए थे और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। क्या वजह है कि आज हम देखते हैं कि वही लोग आज 6-7% जो है इंतखाबात का तनासब रिकॉर्ड किया जाता है, और कल जो कुछ सूरत हाल हमने देखी बडगाम में, श्रीनगर में, तो ये क्या वजूहात है, तब क्या था और आज क्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जवाब तो बिल्कुल साफ है, जवाब तो वाज़ेह है कि जो नई दिल्ली है, 47 से लेके आज तक सिर्फ वादे हुए और कोई भी वादा इफ़ा नहीं हुआ, वफा नहीं हुआ। 2014 में लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि शायद अब की बार मेन स्ट्रीम पार्टियां सुधर कर कश्मीर मसले के हल के लिए मुस्बत रोल अदा करेंगी, लेकिन मिला क्या कि बदले में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन आया, जिसने हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, हमारे विरसे तक भी हमले किए, और उस एक चीज को छोड़ के जो हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे उनको हल करने के बजाय और उलझा दिया गया। जैसे हमारे झंडे की बात थी, बीजेपी ने उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया, बीफ का इशू था, उस पर भी खड़ा मामला किया, रिफ्यूजियों को पैकेजेस देते गए, और कश्मीर इशू जो है कहा गया कि जम्मू कश्मीर साहब, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मैंडेट का एहतराम किया गया है, रियासत को जोड़े रखना है और हर तरफ का जो लोगों की जो रायदही थी उसका एहतराम करते हुए एक ये अलायंस बनाया गया। ये जरूरी था। अगर ऐसा सही है तो मैं अब इंतहाई अदब के साथ पीडीपी और बीजेपी के अपने दोस्तों से ये कहूंगा कि हम बिल्कुल क्रिमिनल नहीं हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चीज कहते हैं कि हमने जम्मू खित्ते के एक कम्युनिटी के मैंडेट का एहतराम करना था, तो मुझे ये बताइए कि आप जो 20-22% यूपी के मुसलमान हैं, क्या बीजेपी ने उनके मैंडेट का एहतराम किया कि उनमें से एक को भी मैंडेट नहीं दिया? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमहूरियत मतलब जमहूरियत की अपनी खूबियां हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का तनाजा है वो सिर्फ मैंडेट का मसला नहीं था। वो बेसिकली आपको, जब तक आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, पाकिस्तान के साथ शिमला माहदा है, ताशकंद माहदा है, आपने अस्करी कमांडरों से भी बात की है, वाजपेयी जी का जो भी आप कह रहे थे इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि वाजपेयी जी ने कोई तूफान नहीं किया था, कोई मसला हुआ नहीं था हल, बल्कि सिर्फ जो इंसानियत की वो दावे हो रहे थे वो तो हैवानियत में तब्दील हो गए। और जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, उस जमहूरियत को आपने कल देख लिया कि किस तरह खून में नहाया गया कश्मीर को। मसला सिर्फ ये है कि जो यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बाद में होते हैं, वोट लेते वक्त वो कश्मीर मसले के हल की बात, कभी अटानमी की बात, कभी सेल्फ रूल की बात करते हैं, लेकिन जब किसी इक़्तिदार आला में पहुंचते हैं, किसी ऐवान में पहुंचते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर कोई मसला था। रशीद साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है, आप भी रुकने असम्बली हैं, ऐवान में रहते हैं आप भी, और लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये है कि हुर्रियत पसंद एक तरफ है और फिर दरमियान में अवाम है। अब अवाम करे तो क्या करे, किस तरह से इन तमाम
इस तमाम सूरत हाल का जो है हल निकाला जा सके। मतलब अवाम को किस डगर पर छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर सवाल ये। आप सही फरमा रही हैं, मुझे माफ कीजिए, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो गालिब अक्सरियत यहाँ की है वो समझती है कि हम हक की खुद इरादत के लिए तहरीक चला रहे हैं और उसके लिए लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे हुर्रियत उन्हें कहें या न कहें। जो ये आज की जो मुनज़्ज़म तहरीक है ये हुर्रियत की पैदा करना नहीं है, बल्कि हुर्रियत इस तहरीक की पैदावार है। लिहाजा अवाम जो है, अवाम मेरे ख्याल में हर तरह की कुर्बानियां देने से बिल्कुल कतरा नहीं रही है और उसी का ये नतीजा निकला है कि उन्होंने सारी मतलब जो सारे मुराद थे, बाकी चीजें थी, उनको रिजेक्ट करके मतलब इलेक्शन बायकॉट किया, ताकि जो हिंदुस्तान दुनिया को कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग इंतखाबात के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता कर चुके हैं, तो शायद आज फिर हिंदुस्तान को इखलाकी तौर से मानना चाहिए। अगर वो मेयार था कि कितने लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो फिर आज कश्मीर में हिंदुस्तान की हार हुई है। उसको ना चाहिए। जो आपने अवाम की बात की, तो अवाम के लिए सबसे बड़ी जरूरी ये चीज है कि वो सड़क के लिए भी वेट कर सकते हैं, बिजली के लिए भी वेट कर सकते हैं, बाकी चीजों के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन मसले कश्मीर की सूरत में जो एक आदमखोर देव उनके सिरों पे सवार है, वो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, और अवाम मेरे ख्याल में शायद हमारे या हुर्रियत या किसी और के कहे बगैर भी इस मसले के हल के लिए कुर्बानियां देने से दरेक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ये जो कुछ सूरत हाल बन रही है इसके लिए उकसाया जा रहा है। अभी हमने पीडीपी लीडर से बात की, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के बयान का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि नौजवानों को उकसाया जा रहा है। इसी तरह से हुर्रियत पसंदों पर भी ये जिम्मेदारी आयद की जाती है कि वो उकसा रहे हैं, इसलिए इस वजह से हालात ये बन रहे हैं और इंतखाबात जिस तरह से होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। क्या कहें? पहले मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि अगर पीडीपी के लोग निजामुद्दीन भट्ट साहब या कोई और ये कहें कि फारूक अब्दुल्ला साहब लोगों को उकसा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो क्या लोगों को उकसाएंगे? और दूसरी बात, अगर लोग उनके साथ होते फिर सिर्फ 7% वोट नहीं पड़ते, फिर ज्यादा वोट पड़ते और उनको पड़ते। लिहाजा उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये मेन स्ट्रीम के लोग अपने आप को धोखे में रखने के लिए करते हैं। फिर जो आपने हुर्रियत की बात की, हुर्रियत पुरअमन कैलेंडर रहती है, लेकिन अब शायद सूरत हाल उनके काबू से भी बाहर हो चुकी है और कश्मीरियों को लगता है कि जिन लोगों ने दिल्ली से बात की, चाहे मीर वाहिद साहब थे, यासीन साहब थे, कोई और थे, लोगों को अब उन पर से भी भरोसा उठ चुका है और लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हिंदुस्तान यहाँ सिर्फ मज़ाहिमत के सिवा कोई और बोली समझता ही नहीं है। मुझे माफ कीजिए, अच्छा नहीं लगता है कहना, लेकिन हकीकत ये है कि आम लोगों में ये राय पनप रही है कि जो दिल्ली दरबार है वो यहाँ पर मज़ाहिमत के अलावा कोई बोली नहीं समझता। अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लें तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाली जाती है, उसकी तशरीह कुछ और की जाती है। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलें तो आपको पैलेट मारा जाता है। लिहाजा इसमें मेरे ख्याल में हुर्रियत का न कसूर है, न इसमें फारूक साहब का कसूर है। अगर हम कल गिलानी साहब को भी वजीर आला बनाएंगे तो भी शायद सिचुएशन में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक न हम कश्मीर मसले के हल के लिए जामिया और मुस्बत और मुकर्ररा वक्त के अंदर इक़दाम उठाएं। आखिरी सवाल करूंगा रशीद साहब, अब जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है, क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ हालात जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये मेरी ये गुजारिश होगी, नरेंद्र मोदी का सियासी एजेंडा क्या है मैं उसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद थी कि मोदी जी को पूरा एक वसी मैंडेट मिला है और जो आप हालात कहाँ जा रहे हैं, हालात इंतहाई तबाही की तरफ जा रहे हैं। और मोदी जी को अगर अब भी उनमें थोड़ा सा भी एहसास है, एक स्टेट्समैन की तरह उठ के उन्हें चाहिए कि वो बिला शर्त बातचीत के लिए तमाम फरीकों के लिए मतलब उसके लिए रजामंदी दिखाएं, पाकिस्तान के साथ बात करें। आज आपने देख लिया कि पाकिस्तान में किसी हिंदुस्तानी शहरी को मौत की सजा दी हुई। तो ये दो मुल्कों के दरमियान नफरतें जो हैं, इसका ईंधन कश्मीर के लोग बन रहे हैं। तो जितना आप आपस में दुश्मनी करेंगे, असर हम पे पड़ता है। हम पहले ही दिल जले हैं, पहले ही हमारे घर लुट चुके हैं, घर बर्बाद हुए हैं, असमतें लुटी हैं, खानदानों के खानदान लुटे हैं, लोग मरे हैं। तो हालात को ठीक करने का एक ही तरीका है कि अगर नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दानिशमंदी से काम लेकर मुज़ाकरात की मेज पर खुलूस नीयत से बैठें और मसाइल का हल निकलें। और फार्मूला उनके सामने लगा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी कराई जाए, क्योंकि मोदी जी का भी ये दावा था कि गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। तो अगर उनका दावा सही है तो फिर उन्हें रायशुमारी में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात इंतहाई तबाही की तरफ जा रहे हैं, जहां मेन स्ट्रीम की तो बात ही नहीं, जहां हुर्रियत का भी हालात पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, यकीनन ये कहना है रशीद साहब का कि अवाम ही आज इस कदर मुश्तिल है या फिर वो इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, अब उनका कंट्रोल ना ही मेन स्ट्रीम जमातों
पर किसकी जानिब से रहा है, ना ही हुर्रियत पसंदों की जानिब से। तो जो हालात बन रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि अब कम से कम जो रियासती सरकार है या मरकज़ी सरकार है वो कुछ इस हवाले से कुछ संजीदा इक़दाम के लिए कम से कम पहल करेगी, ताकि जो है आर्जी तौर पर कम से कम हालात दुरुस्त हो सके? देखिए, ऐसा तो लगता नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की सूरत हाल है, जैसा कि हमने सुना निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब तो ये जवाब पेश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से या फारूक अब्दुल्ला की वजह से ये हो रहा है। हुर्रियत वालों से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरान भी जो है मामले को जो है आग दे रहे हैं जी, या फिर जो है जलती में तेल का काम कर रहे हैं। हाँ। ये पीडीपी ये दावा करती है जी। और मरकज़ी सरकार जो है, मरकज़ी सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। इस तरह के हालात हैं। जिस तरह से अभी इंजीनियर रशीद साहब जो है यूपी का हवाला दे रहे थे कि यूपी में जिस तरह का जो है रवैया रहा है मुसलमानों के साथ मोदी सरकार का, और जिस तरह के वहाँ हालात बनाए गए हैं इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद भी जिस तरह से वहाँ के हालात हैं। और हमने भी देखा कि हालिया दिनों राजस्थान से मेवात जाने वाले एक मुसलमान को किस तरीके से पीट पीट के मारा गया, महज इसलिए कि वो गाय लेके जा रहा था, जबकि वो गाय दूध के लिए ले जा रहा था। वो गाय जो है ज़िबा करने के लिए नहीं ले जा रहा था, उसके पास रसीद भी थी, उसके बावजूद उसको पीट पीट के मारा गया। और अलमिया ये है कि मोदी सरकार के अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ये कहते हैं कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। उनको उस शख्स की, उस मुसलमान की मौत नजर नहीं आती, उसको सड़क पे पीट के मारा गया। हिंदुस्तान के अंदरूनी बन रहा है, मतलब ये बिलखुसूस कश्मीरियों पर क्या असरअंदाज हो रहा है? बिल्कुल यकीनन असरअंदाज हो रहे हैं यूपी के हालात। ये जो हरियाणा राजस्थान का ये जो मामला है, ये मामला यूपी कश्मीर के लोगों पे असरअंदाज हो रहा है। कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि ये तो मुसलमानों के दुश्मन है, ये क्या हमारे मसाइल समझेंगे। देखिए, मतलब बीजेपी तो ये कर रही है कि जम्मू और कश्मीर को वो तो अलग करना चाहती है। वो तो जम्मू में जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है बीजेपी ने, उससे क्या मैसेज निकल के सामने आ रहा है। वादी के लोगों को हर गुजरते दिन के साथ इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका कोई हमदर्द नहीं है, ना वादी में, ना वादी के बाहर, ना वादी में, ना दिल्ली में। तो अगर इस तरह का एहसास शिद्दत अख्तियार करने लगे तो फिर तो लोग तशद्दुद की राह पे आएंगे। तो यहाँ उनके इस एहसास को ख़त्म करने, उनमें हमदर्दी पैदा करने या उनके दर्द को समझने की जो ज़रूरत थी, वो यहाँ किसी की समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अगर मरकज़ी सरकार वादी के लोगों के लिए इक़दाम नहीं करती है या फिर वादी के लोगों के हवाले से उसका रवैया जारहाना है या फिर उसका रवैया मानदाना है या फिर तासुबाना है, तो ये पीडीपी की क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने लेवल पे, जबकि महबूबा मुफ्ती वहाँ की वज़ीर आला हैं, तो वो अपने लेवल पे वादी के लोगों तक पहुँचे। उनके इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जुनैद अजीम मट्टू साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब, आज बात कर रहे हैं कश्मीर की सूरत हाल पर। आप क्या कहेंगे, जो कुछ कल जो मामला पेश आया, इस हवाले से क्या कहेंगे? और बिलखुसूस मैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है आपके पास भी, तो इस हवाले से मैं यही जानना चाहूँगा कि जो जमातें इख्तिदार में होती हैं तो कुछ बोली होती है, फिर अपोजिशन में आते हैं तो कुछ हो जाता है। इस तमाम तनाजुर में हम देखते हैं तो कश्मीर ही मर रहा है, कश्मीर तबाह हो रहा है। क्या कहेंगे आप, जो कुछ कल हुआ और 6 महीने तक जो कुछ शोरिश रही, इस तरह का अगर हम सिलसिला देखते हैं तो माजी में भी हुआ है, क्या कहेंगे आप? माजी में सिलसिला तो हुआ है जी, लेकिन इस पस मंजर में अगर आप इसको देखें कि 26% टर्नआउट होता था, 2014 में भी 26% टर्नआउट था, और 2008 के जो पार्लिमानी इंतखाबात थे उनमें भी 26% टर्नआउट था, और अब 26% से आप 6.5% पे आ चुके हैं। जो मिलिटेंसी जब यहाँ पे थी, जब 96 का इलेक्शन था, तब भी 6% से तो ज्यादा था, 11-12% के आसपास था। तो आप 26% से कैसे आ गए यहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है। बाकी आपका सवाल कि सियासी तंजीम, आपका इशारा किस सियासी तंजीम की तरफ है वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि सियासी तंजीम इक्तदार में क्या कहती है और हिज़्ब इख्तिलाफ में जब बन के आती है तो क्या कहती है, उसमें मेरा ये कहना है कि आप कश्मीर की सूरत हाल को देखिए।
कश्मीर की सियासत बदल चुकी है। कश्मीर की सियासत जो 5 साल पहले थी, 6 साल पहले थी, आज वो सियासत नहीं है। आज हम उस मंजर पे आ खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे बच्चे, यहाँ के जो सिविलियन हैं, वो आज खुद को एक हिंदुस्तानी, उनकी जो एक आइडेंटिटी है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक मेन स्ट्रीम सियासतदान होने का मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, मैं वो चीजें बोलूं जो लोग सुनना चाहते हैं। आज हम उस मंजर पे, पसे मंजर पे खड़े हैं जहाँ पे कश्मीर में एलियनेशन कंप्लीट और टोटल हो चुकी है। आपके वजीर आजम जब आते हैं वो ऐसे बात करते हैं जैसे कश्मीरी भिखारी है, जैसे वो टनल के लिए मर रहा है, सड़क के लिए मर रहा है, या लैपटॉप के लिए मर रहा है, या रिलीफ के लिए मर रहा है। और जब जब ऐसे बयानात आते हैं तब सैकड़ों कश्मीरी फिर से सेपरेटिज्म की तरफ जाते हैं, हुर्रियत पसंदी की तरफ जाते हैं। और आपको ये एक बुनियादी एक चीज को समझना पड़ेगा कि हर एक चीज के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करना हर एक चीज का एक सोल्यूशन नहीं है। जुनैद साहब, मैं यहाँ पर यही सवाल कर रहा हूँ कि जब इख्तिदार में होते हैं, जिस तरह से पीडीपी पर वही इल्ज़ाम लगता था जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उकसाया जा रहा है, नौजवानों को उकसा रहे हैं, बयानात ऐसे दे रहे हैं और अपना मौक़िफ़ बिल्कुल या अलग सा बना लिया है। तो इसी तरह अगर हम पीडीपी को भी देखें तो पीडीपी पर भी यही इल्ज़ाम आयद होते थे। सवाल यहाँ पर यही है कि इख्तिदार में कुछ और अपोजिशन में कुछ, इस तमाम तनाजुर में जो कुछ हालात बन रहे हैं, इसके लिए क्या मेन स्ट्रीम जमातें जो कश्मीर की हैं वो कसूरवार नहीं है जो कुछ हालात बन रहे हैं एक लंबे अरसे से? क्यों ऐसा होता है? कसूर तो वो सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव की बात है। कसूरवार भी बदल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं और कौन सुन रहा है। आप अगर हमारी राय बहसते कश्मीरी सुने तो सबसे बड़े कसूरवार, सबसे बड़े कल्प्रिट नई दिल्ली है, नई दिल्ली की सरकारें हैं और नई दिल्ली की सोच है सबसे ज्यादा। ये सोच कि वो कश्मीरियों को 70 साल समझ नहीं पाए, वो कश्मीरियों की सियासी सोच को, सियासी जद्दोजहद को समझ नहीं पाए। जब कश्मीरी ने कहा कि मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी इख्तिदार था, कम अज कम अफ्स्पा कानून के हवाले से वो पेशरफ नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थे कम अज कम। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिर सियासी मसले की बात है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अफ्स्पा की जब बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्यों नहीं पेशकश हुई? हमने बार बार कहा, असेंबली में कहा कि अफ्स्पा को हटाओ। हमने 2000 में एक 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा ऑटोनॉमी को बहाल किया जाए। हमने वो दिल्ली भेजा और दिल्ली में वो डस्टबिन में फेंका गया। तो बार बार इंतखाबात होते हैं, सरकार चुन के आती है और वो आप चाहते हैं दिल्ली में कि वो सरकार हमारी बोली बोले। और अगर आपको लगता है कुछ बदलाव आया है, शायद ये बदलाव ये है कि कश्मीर में आज मेन स्ट्रीम सियासतदान आपकी बोली बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो वोट, उसको कश्मीरी का वोट पड़ता है, वो वोट उस कश्मीरी से हासिल करता है। वो आपकी खैरात पे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं देखिए, बोली की बात नहीं है जुनैद साहब, असेंबली आपके पास है, कोई भी चीज का आप मुत्तफ़क़ा तौर पर किसी चीज की करारदाद आप खुद मंजूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई मामलात हैं आप खुद उसके इख्तियार रखते हैं ना, इख्तियार आपके पास होता है ना। लेकिन हमने 2000 में तो किया था ना करारदाद पेश, और वो 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव भी हुआ था, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, कि जम्मू और कश्मीर में जो इरोजन हुआ है ऑटोनॉमी का उसको आप रिवर्स कीजिए। तो आप तो ये इल्जाम कह ही नहीं सकते। जो करारदाद यहाँ पास होके दिल्ली जाते हैं, आप उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आप चाहते हैं कि जो हुकूमत यहाँ पे, जो एमएलए यहाँ पे इलेक्ट होके आए, उसको भी आप कोई पावर या क्रीडेंस नहीं दें, लेकिन जब एलियनेशन होती है तब आप हाहाकार मचा देते हैं। ये सारा जो एक हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। आपने यहाँ पे सिस्टम को एम्पावर नहीं किया, आपने यहाँ पे तंजीमों को तोड़ने की कोशिश की, आपने यहाँ पे कश्मीरी को कश्मीरी के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन जब यहाँ हालात खराब होते हैं तो आप उसी कश्मीरी पे उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने का हक शायद कश्मीरी को हो, शायद एक कश्मीरी मुझ पे उंगली उठाए बहाइस्ते कश्मीरी सियासतदान। लेकिन दिल्ली में बैठ के ना ही दिल्ली के एनालिस्टों को, ना ही दिल्ली के कमेंटेटरों को, ना ही दिल्ली के सियासतदानों को कोई मॉरल हक, इखलाकी हक बनता है कि वो कश्मीरी सियासतदान पे आज उंगली उठाए। आज कश्मीरी सियासतदान इसलिए सच बोल रहा है और वो सच दिल्ली में कड़वा लग रहा है क्योंकि वो ये समझ चुका है कि कश्मीरी नौजवान जो सड़कों पे है, संगबाज कहें आप उसको गुमराह नौजवान कहें, कुछ भी कहें, वो कश्मीरी नौजवान आज
नई दिल्ली की हथधर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है और तैयार होने वाला भी नहीं है। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, अब तक अभी इंतखाबात हुए हैं, कल का जो इंतखाब हुआ है वो किस तरह का रहा, क्या कुछ सूरत हाल रही, ये सब कुछ हमने देखा। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और बहैसियत अपोजिशन आप अभी इस तमाम तनाजुर में क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं और पीडीपी के हवाले से आप क्या कहेंगे? तो देखिए, हालात तो खराब हैं, तो वाज़ेह सी बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आप हम 8 हलाकतें हुई हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पीडीपी और बीजेपी की जो अलायंस है उसके खिलाफ वोट पड़ रहे थे, वहां पे जाके कत्लो गारत की गई, गोलियां चलाई गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कश्मीर में जब कत्ल होता है तो ये समझा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट में कत्ल हुआ है। जब कोई मरता है तो ये समझा जाता है कि जरूर वो कत्ले हक होगा और उसका मरना जरूरी होगा। वहां पे हिंदुस्तान की अलम और परचम बुलंद रखने के लिए ये कत्ल जरूरी था। ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है और मैं एक नौजवान सियासतदान हूँ, मैं झूठ बोलने के लिए मेन स्ट्रीम में नहीं। और आजकल का जो नौजवान है मोर और लेस वो आज सच्चाई बोलने वाला है। जहां तक कि पीडीपी का सवाल है, देखिए पीडीपी ने वोट मांगा बीजेपी के खिलाफ, पीडीपी घर घर गई और बोला देखिए ये बीजेपी एक अकलियतों के खिलाफ। आपने अभी कहा कि मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को जो है दिल्ली की जानिब से कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, पीडीपी मेन स्ट्रीम बल्कि बरसर इख्तिदार जमात है। मैं इसी हवाले से, इसी तनाजुर से आपसे सवाल किया है मैंने। जी 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 सुनिए, मैं पीडीपी का आपको बता रहा हूँ। पीडीपी ने वोट हासिल किस बुनियाद पे किए? बीजेपी को रोकने की बुनियाद पे किए। उन्होंने लोगों को कहा कि देखिए आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे तो ये बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम बीजेपी को रुकाएंगे। और जब ही उनको वोट मिले उनने जाके बीजेपी के दरवाजे पे दस्तक दी और अपना जो सारा मैंडेट था वो बेच दिया। तो उसकी वजह से भी एक बहुत एलियनेशन इंक्रीज हुई है। वो एक ही फैक्टर नहीं है, लेकिन 3-4 फैक्टर्स में वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक वजह बनी है। तो ये सारी वजूहात को आप इकट्ठा लेके अगर देखें तो पहले सबसे अशद जरूरत तो ये है कि पीडीपी का जो बीजेपी के साथ और आरएसएस के साथ एक इत्तेहाद हुआ है, उस इत्तेहाद को खत्म होना बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट रिजाइन करनी चाहिए। आज चीफ मिनिस्टर के अपने जो भाई हैं जो उम्मीदवार हैं पार्लियामेंट्री इंतखाबात के अनंतनाग में, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि इंतखाब जो होने वाला है अनंतनाग में उसको पोस्टपोन किया जाए। और उन्होंने कहा है कि हमारी अपनी, मेरी जो बहन है चीफ मिनिस्टर, जो पीडीपी बीजेपी की सरकार है वो फेल हो चुकी है। तो पहले तो ये गवर्नमेंट चली जाए, उसके बाद आप ये देखिए कि आप 26% से 6% टर्नआउट पे क्यों आए हैं और आपसे गलतियां क्या हुई हैं और आप उनको सुधारेंगे कैसे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, 1 मिनट में चाहूँगा, जो कुछ सूरत हाल है, हमने बरसर इख्तिदार जमात के नुमाइंदे से भी बात की और हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात की और फिर इंजीनियर रशीद साहब से भी बात की। जो कुछ सूरत हाल अभी बनी हुई है, आप क्या देखते हैं बहैसियत सहाफ़ी, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि मट्टू साहब ने कहा कि यहाँ दिल्ली के हवाले से लोगों में अदम एतमाद पाया जाता है। एतमाद नहीं है बल्कि गुस्सा है। यकीनन देखिए दिल्ली की जानिब से कोताहियाँ हुई हैं और फिर वो ये कहते हैं कि दिल्ली में बैठ के या कश्मीर से बाहर बैठ के लोग कश्मीरी के बारे में जो बात करते हैं वो हकीकत से दूर होती है। लेकिन यहाँ देखिए अहम बात यहाँ ये है कि हमने निज़ामुद्दीन भट्ट साहब को भी सुना, इंजीनियर रशीद साहब को भी सुना और मट्टू साहब ने भी जो है बात की। तीनों कश्मीर ही से ताल्लुक़ है तीनों का और तीनों एक दूसरे पे जो है इल्ज़ाम धर रहे हैं। तीनों ने ये कहा है कि कश्मीरियों को बांटा जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, से भी जो है मुख्तलिफ राय, अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है क्या कश्मीरी बटे हुए हैं। सूरत हाल जो आती है, जैसा कि मैंने कहा कि जब लाशें उठाने का मामला आता है तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो इससे ऐसा तो नहीं लगता कि कश्मीरी बटे हुए हैं। जी, यहाँ देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अगर इस तरीके से कश्मीर को बांटने की बात करते हैं तो ये एक अलग सूरत हाल है। लेकिन कश्मीरी बटे हुए नहीं हैं, बल्कि उन्हें तशद्दुद पे आमदा करके या फिर उन पे गोलियां चला के उनको जुल्म के ज़रिए या ताकत के ज़रिए या मौत के ज़रिए उनको डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चलने वाला नहीं है। कश्मीरियों की अगर आप हालात देखिए, एक अहम बात यह है कि कोई भी हुकूमत कश्मीर में हालात को
मामूल पे लाने के लिए संजीदा नज़र नहीं आती। माजी में भी ये हुआ है। ठीक। अगर हुकूमत संजीदा हो जाए, हुकूमत अगर संजीदगी के साथ कश्मीर के हालात को पुरअमन बनाने के लिए इकदाम करे तो शायद इस तरह के हालात वहाँ पे मुस्तकबिल में पैदा ना हो। तो यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो दयानतदारी का मुजाहरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया सदा साहब। नाज़रीन, आज हमने बात की यकीनन कश्मीर की जो कुछ सूरत हाल थी, सियासी एतबार से हमने जायज़ा लिया और ये भी देखा कि अवाम किस तरह से, अवाम का क्या रुख है, अवाम क्या कह रही है, जिसको शायद सुना नहीं जा रहा है। यकीनन यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आ रही है कश्मीर की, और अगर इसी तरह से अगर सूरत हाल चलती रही और कशीदगी बपा रही तो फिर यकीनन माजी में जो बदतरीन हालात हुए थे कश्मीर के, खुदा न खास्ता ऐसे हालात ना हो जाए। इसके लिए यकीनन जो मरकज़ की जानिब से जिस तरह का काम या फिर करना चाहिए या इक़दामात की ज़रूरत है, उसके लिए नेक नियति की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि इस देरीना मसले का हल निकाला जा सके, ताकि जो आए रोज़ हलाकतों का सिलसिला जारी है इसका खात्मा हो सके और खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।